हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। तो आज के जो मैंने टॉपिक पिकअप किया हुआ है वो परिवार नामक चैप्टर को। आप जानते हैं कि परिवार से 2-3 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं हर एक बार हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, किसी और बात की अब चर्चा ना करते हुए। देखिए, परिवार की बात करें तो परिवार का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाता है। परिवार का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाता है, फैमिली हो जाता है। परिवार का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, तो परिवार का अंग्रेजी शब्द होता है फैमिली होता है दोस्तों। और जो फैमिली है, फैमिली जो बना हुआ है या फैमिली जो बनी हुई है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बनी हुई है। लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। तो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, किसकी, फैमिली की। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि फैमुलस जो है या फैमिली जो है किस भाषा के शब्द से बना हुआ है या किस भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। अब आइए बात करते हैं कि परिवार के बारे में। तो परिवार की सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, रचना देखनी चाहिए कि परिवार की रचना कैसे होती है। तो परिवार की रचना कैसे होती है, पति पत्नी और बच्चे कौन होते हैं, पति पत्नी या माता पिता कहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। माता पिता और बच्चों से क्या बनता है, परिवार बनता है। तो परिवार कैसे बनता है, परिवार का निर्माण कैसे होता है या परिवार की संरचना कैसे होती है। तो माता पिता और बच्चे से परिवार का निर्माण होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि परिवार की विशेषता क्या है। देखिए, परिवार की विशेषता की बात करें, परिवार की विशेषता की बात करें तो यूनानी दार्शनिक कहते हैं, यूनानी दार्शनिक अरस्तु जी कहते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कौन कहता है, अरस्तु कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी है या प्राणी होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक किसने कथन कहा है, अरस्तु जी ने कहा है। और अरस्तु जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या रखता है, परिवार रखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवार सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं परिवार के बारे में। तो परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई या लघु इकाई। ठीक है, सबसे छोटी इकाई या लघु इकाई। ठीक है, तो परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि परिवार क्या करता है, समाज के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो परिवार क्या करता है, परिवार समाज के निर्माण में केंद्रीय भूमिका भी निभाता है, क्योंकि बिना परिवार के समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि बिना परिवार के समाज का निर्माण नहीं हो सकता है साथियों। और नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार होती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, तो परिवार होता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि परिवार क्या होता है। परिवार में कौन आते हैं, माता पिता और बच्चे आते हैं। और परिवार की अगर हम विशेषता, परिवार की परिभाषा की बात करें तो अगर आप परिभाषा में इसको बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि परिवार वह संस्था होती है
जिसमें बालक का जन्म होता है और उसका विकास होता है और उसी में उसका अंत होता है। अगर आप ये भी परिभाषा बताना चाहते हो तो बता सकते हो, ये भी गलत नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह किसने कहा हुआ है? अरस्तु महोदय ने कहा है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, यानी नेक्स्ट बातें मैंने आपको क्या बताया कि परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। तो परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई होता है या होती है। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट बातें मैंने आपको क्या बताया था कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होता है। अब आइए बात करते हैं कि परिवार का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि परिवार को कितने भागों में बांटा गया है। तो परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। यदि हम परिवार का वर्गीकरण करते हैं तो परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो अगर हम परिवार का वर्गीकरण करते हैं तो परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग हो जाता है? पहला भाग संयुक्त परिवार। पहले भाग को क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार कहा जाता है। और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? एकल परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार को कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। और एकल परिवार को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। जब संयुक्त परिवार हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम क्या समझेंगे? एकल परिवार को हम जल्दी समझ लेंगे। तो आइए बात करते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। देखिए, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि कम से कम 2-3 पीढ़ियां तो जरूर होती हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि कम से कम 2-3 पीढ़ियां के लोग जरूर होते हैं संयुक्त परिवार में। या परिवार का जो होता है, परिवार का बहुत ही बड़ा स्वरूप होता है, यानी कि आकार की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा होता है। ठीक है, तो परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि संयुक्त परिवार क्या है। ठीक है, देखिए संयुक्त परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं तो आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। माता पिता कौन कौन लोग आते हैं? माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और इत्यादि लोग। ठीक है, देखिए संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं? संयुक्त परिवार में माता पिता, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है फैमिली और इस फैमिली में माता पिता आएंगे। ठीक है, ये हो गई संयुक्त परिवार। दादा दादी आएंगे, चाचा चाची आएंगे और भाई बहन आएंगे और उनके बच्चे इत्यादि लोग आएंगे। परिवार, देखिए संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है यहाँ पर जो परिवार होता है एक ही छत के नीचे रहता है। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक ही घर होता है और उसी घर में सभी लोग रहते हैं। ठीक है, आप एक बार सोचिए कि संयुक्त परिवार में इतने सारे लोग रहते हैं और एक ही घर पर एक ही छत के नीचे मतलब हो जाता है एक ही घर में रहते हैं और सभी का जो खाना पीना होता है सब कुछ एक होता है। जो उनका संपत्ति होती है वो भी एक होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, सब कुछ एक होता है, सब कुछ बढ़िया से मिलजुल कर रहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि देखिए संयुक्त परिवार की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है वो मुखिया होता है। देखिए यहाँ पर ज्यादातर कंडीशन में आपने देखा है, ज्यादातर क्या मुख्यतः आप जानते हो कि संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, मुखिया कौन होता है, एक व्यक्ति होता है, वो बुजुर्ग होते हैं। तो एक बुजुर्ग हो या कोई भी हो, तो यहाँ पर हमें ये बात समझना है कि संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक ही व्यक्ति मुखिया होता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति इसमें क्या होता है, मुखिया होता है, परिवार का मुखिया होता है और प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यकता अनुसार वह क्या करता है, धन का व्यय करता है या धन का व्यय सम्मिलित धन से करता है। मतलब जो एक तरीके से धन होता है
उसका व्यय यानी कि खर्च भी करता है। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, भाई बहन होते हैं और बच्चे होते हैं, और इसमें एक ही व्यक्ति कौन होता है, मुखिया होता है। ठीक है, और मुखिया का काम क्या होता है, पूरे घर को चलाना। सिंपल सी बात इतनी है। देखिए मुखिया का काम क्या होता है, पूरे घर को चलाना और बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करना। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि संयुक्त परिवार के गुण क्या है और अवगुण क्या है। तो संयुक्त परिवार की यदि हम क्या करेंगे, गुण और अवगुण को बात कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे एकल परिवार के बारे में। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि संयुक्त परिवार के गुण क्या, संयुक्त परिवार में अच्छाइयाँ क्या है। देखिए संयुक्त परिवार की अच्छाइयाँ या गुण की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो संयुक्त परिवार अच्छा है। तो क्यों अच्छा है, देखिए काफी लोग समर्थन करते हैं कि संयुक्त परिवार बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोग समर्थन करते हैं कि एकल परिवार बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि संयुक्त परिवार अच्छा होता है तो क्यों अच्छा होता है, यानी कि इसके गुण क्या है। देखिए पहली बात यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर जो होता है श्रम का विभाजन होता है, श्रम का विभाजन होता है, यानी कि काम का विभाजन होता है। तो श्रम का यहाँ पर क्या होता है, विभाजन होता है। तो श्रम का यहाँ पर यानी कि कार्य का यहाँ विभाजन होता है, पहली विशेषता ये होती है। दूसरी बात करते हैं, सामाजिक जीवन का विकास होता है। सामाजिक जीवन का यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक जीवन का विकास होता है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सामाजिक जीवन का विकास यहाँ पर होता है, और खर्च की बचत होने की संभावना यहाँ ज्यादा होती है। ठीक है, और खर्च की बचत होने की संभावना यहाँ ज्यादा रहती है। अब आप सोचिए कि क्यों खर्च की बचत होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक ही व्यक्ति मुखिया होता है, और उस मुखिया को सभी व्यक्ति क्या करते हैं, कमा कर ला कर देते हैं। तो वही व्यक्ति घर के पूरे काम को देखता है, यानी कि खर्च करने का काम एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, धन की बचत होने की संभावना ज्यादा होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सामान्य हितों की रक्षा। यहाँ पर सामान्य हितों की रक्षा होती है, यानी कि सामान्य मतलब सभी के हितों की रक्षा की जाती है। तो संयुक्त परिवार इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है, यानी कि कार्य का विभाजन होता है, और यहाँ पर सबके काम बटे होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। इस व्यक्ति का काम खेत को देखना है, इस व्यक्ति का यह कार्य देखना है, इस व्यक्ति को यह कार्य देखना है। जिसका जो कार्य होता है वे सारे कार्य करते हैं, तो सभी कार्य यहाँ पर करते रहते हैं, और इसलिए यहाँ पर कोई समस्या यहाँ नहीं होती है। ठीक, तो श्रम का विभाजन होता है, सामाजिक हितों की रक्षा की जाती है, खर्च कम होने की संभावना ज्यादा रहती है, यानी कि बचत होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरी बात करते हैं कि परिवार का धन का समान वितरण होता है। देखिए पारिवारिक जो होता है, पारिवारिक धन का समान वितरण होता है, तो पारिवारिक धन का समान वितरण भी होता है। तो इतने सारे इसमें गुण हैं। अब इसमें बुराइयों की बात कर लेते हैं कि संयुक्त परिवार इतना अच्छा है तो बुरा क्या है इसमें। तो बुरा इसमें क्या क्या है, इसमें पहली चीज ये कहा जाता है कि व्यक्तित्व के विकास में, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ बात की जाती है इसमें कि परिवार में, संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा, यानी कि स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनकी स्त्रियों की स्थितियाँ ज़्यादा दयनीय होती है। क्योंकि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि यहाँ पर जो पुरुषवादी लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वे काम कम करते हैं और महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं यहाँ पर ज़्यादा काम करती हैं, यानी कि उनकी स्थिति जो होती है बहुत ही बेकार होती है। ठीक, और यहाँ पर सामान्य निर्धनता भी देखी जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, अशिक्षा का अभाव भी पाया जाता है। ठीक है, इसे तो एक तरीके से निकम्मों का घर भी कहा गया है। ठीक है, कुछ लोग इसको निकम्मों का घर भी कहते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, एक किताब ऐसे कहती है कि निकम्मों का घर भी कहती है, क्योंकि कई व्यक्ति क्या होते हैं, कौन कहाँ जा रहा है इसमें किसी को पता नहीं होता। संयुक्त परिवार में क्या होता है, समस्या ये होती है कि यहाँ पर किसी को पता नहीं होता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कब आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। ठीक, तो संयुक्त परिवार में मैंने आपको बताया कि संयुक्त परिवार में गुण
क्या है, यानी कि अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको कौन से परिवार अच्छे लगते हैं, इसके बाद आप कमेंट करिएगा, तब बताइएगा। पहले आप एकल परिवार को पढ़ लीजिए, तब आप बताइएगा कि कौन सा परिवार आपको ज़्यादा उचित पड़ता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कि संयुक्त परिवार के बारे, सॉरी, एकल परिवार के बारे में आइए हम बात करते हैं। देखिए, एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवार का स्वरूप जो होता है वो लघु होता है, यानी कि छोटा होता है। एकल परिवार क्या होता है, वो बहुत ही छोटा रूप होता है परिवार का। और दूसरी बात करते हैं कि कहा जाता है कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार का जन्म हुआ है। ठीक है, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार का जन्म होता है, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं कि एकल परिवार होता क्या है, तो एकल परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। ठीक, तो एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवार की बात करें दोस्तों, तो एकल परिवार में माता पिता और अविवाहित बच्चे आते हैं। अविवाहित बच्चे आते हैं। तो एकल परिवार में क्या आता है, अविवाहित बच्चे आते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो माता पिता और अविवाहित बच्चे आते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कोई शब्द को लेकर। ठीक है, तो एकल परिवार में क्या होता है दोस्तों, एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार में कौन आते हैं, माता पिता और अविवाहित बच्चे इसमें आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एकल परिवार की अच्छाइयाँ क्या है, अब आइए बात कर लेते हैं एकल परिवार के गुण क्या हैं और अवगुण क्या हैं। ठीक है, तो एकल परिवार के गुण क्या हैं और अवगुण क्या हैं। तो एकल परिवार के गुण की बात करें तो यहाँ पर व्यक्तित्व का विकास काफी अच्छे तरीके से होता है। तो जो एकल परिवार के समर्थन करने वाले लोग हैं, इनका मानना है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव होता है। यहाँ पर एकल परिवार के समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होने की संभावना यहाँ ज्यादा रहती है। ठीक है, और जो संयुक्त परिवार होता है, यहाँ पर व्यक्तित्व का निर्माण होने में, ठीक है, बाधाएं उत्पन्न होती है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कलह की संभावना बहुत ही कम होती है। एकल परिवार का समर्थन करने वाले लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि परिवार की कलह की संभावना बहुत ही कम होती है, यानी कि लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है, उसमें इनका मानना है कि लड़ाई यानी कि कलह की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें तीसरी बात कही जाती है कि तीसरी बात इसमें क्या कहते हैं, जो एकल परिवार का समर्थन करते हैं, वे कहते हैं गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है, यानी कि घर को चलाने में स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है, गृह को चलाने में समस्याएं होती हैं। और समस्या क्या होती है गृह को चलाने यानी घर को चलाने में, क्योंकि वहां पर एक ही व्यक्ति मुखिया होता है। जब मुखिया ही घर का सामान लाएगा तो कई बार क्या होता है, मुखिया को अगर बोल दिया गया भैया दाल खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गया है, या गेहूं या अनाज या कोई खाद्यान्न पदार्थ में या कोई भी चीजें खत्म हो गई, यदि मुखिया को बोल दिया गया है लाने के लिए, तो मुखिया क्या करता है, कई बार 1 से 2 दिन बाद लाता है। ठीक है, नेक्स्ट बातें कहते हैं कि पारिवारिक कुरीतियों का अभाव होता है। देखिए, संयुक्त एकल परिवार में कहा जाता है कि पारिवारिक कुरीतियों का भी अभाव पाया गया है। यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होते हैं। देखिए, एकल परिवार में कहा गया है, एकल परिवार के समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होते हैं। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होते हैं जो लोग एकल परिवार का समर्थन करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि एकल परिवार के दोष क्या हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि एकल परिवार की कितनी अच्छाइयां हैं। कुछ लोग तो ये समर्थन कर रहे होंगे कि मुझे तो एकल परिवार ही बनाना चाहिए। ठीक है, अब आप समस्या तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन निकालिएगा। देखिए, अगर एकल परिवार के दोष की बात करें तो शिशुओं की देखभाल की होने की संभावना समस्या बनी रहती है। देखिए, एकल परिवार में सबसे बड़ी दोष तो ये है कि जो शिशु होता है उसकी देखभाल ढंग से नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि आप जानते हो कि पति पत्नी इसमें रहते हैं और बच्चे होते हैं। तो जब पत्नी क्या होता है
कि पति चले जाते हैं, मान लीजिए ऑफिस चले गए और पत्नी अपने गृह के कार्य में लग गई, तो शिशु क्या कर रहा है, रो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि शिशुओं की देखभाल की समस्या यहाँ बनी रहती है। संकट के समय स्थिति दयनीय हो जाती है। जब कोई संकट आ जाती है तो ये समझ में नहीं आता, एकल परिवार वाले जो एकल परिवार का समर्थन करते हैं उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति जब कोई संकट आ जाता है तब उन्हें पता चलता है कि परिवार का होना भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और नेक्स्ट बातें कही जा रही है, स्वार्थ की भावना को बल यहाँ ज्यादा दिया जाता है। इसके नेक्स्ट अवगुण है, यहाँ पर क्या होता है, स्वार्थ की भावना ज्यादा रहती है। ठीक है, सभी अपने स्वार्थ पर ही, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उचित निर्देशन और परामर्श का अभाव रहता है, जबकि वहां पर क्या होता है, एक संयुक्त परिवार में क्या होता है कि उचित परिवार का उचित मार्गदर्शन होता है, क्योंकि वहां पर बुजुर्ग लोग रहते हैं, वहां बड़े लोग रहते हैं, वहां काफी लोग रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उचित मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उचित मार्गदर्शन नहीं किया जाता है साथियों। अगली बात की जाए तो पति पत्नी के संबंध में कटुता का बढ़ना ज्यादा रहता है और पारिवारिक जीवन का सुख मिटने की संभावना यहाँ ज्यादा रहती है। तो पारिवारिक जीवन के सुख भी मिटने की यहाँ संभावना कहीं ना कहीं एक तरीके से बनी रहती है। तो यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है, जितना एक तरीके से अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो जितना महत्वपूर्ण या जितना अच्छा एकल परिवार है, उससे कहीं अच्छा ज्यादा संयुक्त परिवार भी होता है। अब आपका क्या निर्णय है, आप क्या चाहते हो, ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप संयुक्त परिवार में रहना चाहते हैं या एकल परिवार में रहना चाहते हैं, या आपका क्या दृष्टिकोण है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए एक प्रश्न है कि संयुक्त परिवार अच्छा होता है या एकल परिवार, संयुक्त परिवार अच्छा होता है या एकल परिवार अच्छा होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट का मैं बहुत ही इंतजार करूंगा बेसब्री से। और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छे लगी तो आप लोग अपना फीडबैक देंगे, तो इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इस सीरीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बस आप लोगों का समर्थन चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन मिलते हैं परिवार और बालक के संदर्भ में। ठीक है, आज हमने बालक की चर्चा कम की है, लेकिन अब इसके बाद हम बालक के संदर्भ में सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको कल्पना करना चाहिए, यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आप एक टीचर हैं और एक टीचर का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए बालक के संदर्भ में, आपको बच्चों को पढ़ाना है तो क्या होना चाहिए वो आप बताइएगा। तो आज की क्लास पर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।